Hello everyone, welcome back to Buddy's Classroom. I hope you all are doing well. As you know, we are covering class 11th business studies और बिजनेस स्टडीज हमारा दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। उसका हम फर्स्ट पार्ट फंडामेंटल ऑफ बिजनेस कर रहे हैं। उसमें अभी तक हमने चैप्टर नंबर 1 का ह्यूमन एक्टिविटीज और इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज पढ़ा है। जिसने अभी तक प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं वो प्लीज जाके विजिट कर सकते हैं, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आइए आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा अगला टॉपिक, दैट इज बिजनेस। देखो, इकोनॉमिक एक्टिविटी आपका 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, बिजनेस, एम्प्लॉयमेंट एंड प्रोफेशन। हमने एक बार इनका हल्का हल्का मतलब थोड़ा थोड़ा मीनिंग एक बार समझ लिया था। आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो बिजनेस को डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। ओके, सो फर्स्ट वी हैव मीनिंग ऑफ बिजनेस। अगर हम स्मॉल सेंस में मतलब रेस्ट्रिक्टेड सेंस में बात करें तो बिजनेस क्या होता है? सेल एंड परचेज ऑफ थिंग्स। मतलब किसी भी चीज को हम बेच रहे हैं या परचेज कर रहे हैं वो इसके अंदर आता है। लेकिन अगर हम इसको ब्रॉडर सेंस में बात करें तो बिजनेस क्या है? इट रेफर्स टू सम टोटल ऑफ ऑल द एक्टिविटीज which start right from the production of goods and services down to the task of taking them to the consumers। मतलब बिजनेस के अंदर वो सारी की सारी एक्टिविटीज आ जाती हैं जो भी गुड्स के प्रोडक्शन से लेकर के उसको कंज्यूमर तक पहुंचाने में इंक्लूडेड हैं। इसमें वो सारी सर्विसेज भी आ जाती हैं जिसमें हम गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह पर कैरी करके ले जाते हैं। मतलब इसके अंदर प्रोडक्शन भी आ गया और वो प्रोसेस भी आ गया जिसके थ्रू हम उस प्रोडक्ट को कंजम्पशन के प्लेस तक ले जाते हैं। कंजम्पशन का प्लेस मतलब ऐसी जगह जहां पे उसका यूज किया जा रहा है, उसे कंज्यूम किया जा रहा है। जैसे कि इट इंक्लूड ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, इंश्योरेंस, स्टोरेज, बैंकिंग। देखो, हमने क्या किया, एक इंडस्ट्री सेटअप करी है, उसके अंदर हमने गुड्स को प्रोड्यूस किया है। गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए हमें जो भी मशीनरी, जो भी रॉ मटेरियल, जो भी लेबर लगी वो इसके अंदर इंक्लूड हो गई। प्लस अब रॉ मटेरियल लाने के लिए भी ट्रांसपोर्ट लगेगा, प्रोड्यूस्ड गुड्स को ले जाने के लिए भी हमें ट्रांसपोर्ट लगेगा, कम्युनिकेशन हमें करनी पड़ेगी, हमें कंज्यूमर्स के साथ कम्युनिकेशन करनी पड़ेगी, हमें लेबर्स के साथ कम्युनिकेशन करनी पड़ेगी, जो लोग हमें रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं उनके साथ हमें कम्युनिकेशन करनी पड़ेगी। तो इसके अंदर कम्युनिकेशन आ गया, ट्रांसपोर्ट आ गया। अब इंश्योरेंस, इंश्योरेंस भी इसके अंदर आता है। मान लो किसी ना किसी कारण से अगर हमारा जो प्रोड्यूस्ड गुड्स हैं वो खराब हो गए हैं तो इंश्योरेंस कंपनी हमें उसका अमाउंट पे करती है। अगर हम अपने गुड्स को इंपोर्ट कर रहे हैं या एक्सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो उसके लिए इंश्योरेंस होना ज़रूरी है। अगला है स्टोरेज। हम इतने बड़े लेवल पे अपना प्रोडक्शन कर रहे हैं तो उसके लिए हमारे पास स्टोरेज भी होनी चाहिए। और साथ ही साथ बैंकिंग। कई बार ऐसी सिचुएशंस होती हैं जब हमें रॉ मटेरियल ज़्यादा क्वांटिटी में लेना है या फिर हमें किसी और तरीके की मशीनरी परचेज करनी है तो उसके लिए हमें पैसे की ज़रूरत होती है और वो पैसा हमें बैंक से मिलता है एज अ फॉर्म ऑफ लोन या और किसी तरीके से। आप मतलब अगर आपके बैंक में ऑलरेडी सेव है वो आप निकलवा सकते हो या आप लोन ले सकते हो, तो बैंकिंग की भी हमें ज़रूरत पड़ती है। अगर हम ब्रॉडर सेंस में बात करें तो बिजनेस के अंदर वो सारी की सारी एक्टिविटीज आ जाती हैं जिसमें गुड्स प्रोड्यूस हो रहा है, कस्टमर तक पहुंच रहा है और कस्टमर ले रहा है। प्रोडक्शन से लेकर के कंजम्पशन तक की जितनी भी एक्टिविटीज हैं वो सब बिजनेस के अंदर आती हैं। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वी हैव डेफिनेशन ऑफ बिजनेस। द टर्म बिजनेस हैज बीन डिफाइंड डिफरेंटली बाय डिफरेंट स्कॉलर फ्रॉम टाइम टू टाइम। देखो, कोई भी डेफिनेशन होती है, कोई भी एक टर्म होती है, उसको अलग अलग स्कॉलर्स अपने अपने हिसाब से अपने अपने अकॉर्डिंग डिफाइन करते हैं। तो सेम बिजनेस को भी अलग अलग स्कॉलर्स ने अलग अलग टाइप में डिफाइन किया हुआ है। अगर हम देखें तो सबसे पहले आता है डॉक्टर W.R. स्प्राइगल। All of the activities included in the production and sale of goods and services may be classified as business activities। इन्होंने कहा है जितनी भी एक्टिविटीज इंक्लूड करी जाती हैं प्रोडक्शन से लेकर के सेल तक, वो सारी की सारी बिजनेस एक्टिविटीज के अंदर आती हैं। According to L.H. Henny, business may be defined as human activity directed towards producing or acquiring wealth through buying or selling goods।
इसके अकॉर्डिंग बिजनेस को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि ये एक ह्यूमन एक्टिविटी है जिसमें प्रोड्यूसिंग की जाती है और वेल्थ यानी प्रॉफिट कमाया जाता है गुड्स को सेल करके या फिर बाय करके। ठीक है, आई होप आपको डेफिनेशंस क्लियर होंगी। इसी के साथ हमें टूल किट में एक बिजनेस का मीनिंग दे रखा है। इट रेफर्स टू दैट इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इज कंडक्टेड ऑन द रेगुलर बेसिस टू अर्न प्रॉफिट थ्रू द प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। बिजनेस क्या होती है? एक ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है जिसको हम रेगुलर बेसिस पे करते हैं प्रॉफिट को अर्न करने के लिए, और ये प्रॉफिट अर्न कैसे होगा? थ्रू द प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। कोई भी गुड्स और सर्विसेज हम प्रोड्यूस करेंगे, हम बनाएंगे और उसे बेचेंगे। नेक्स्ट वी हैव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस में क्या आ जाता है कि इट इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, कि ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, मतलब इसमें गुड्स का एक्सचेंज किया जाता है फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग मनी। अब आप याद करो कि जब हमने फर्स्ट और सेकंड वीडियो में डिस्कस किया था कि इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है। इकोनॉमिक एक्टिविटी वो एक्टिविटी होती है जिसमें मनी अर्न किया जाता है। तो बिजनेस क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटी है, मतलब ये मनी, पैसा अर्न करने के मोटिव से की जा रही है। It is therefore essential to see that any activity performed by any individual should be economic in order. देखो, अगर आप कोई ऐसी एक्टिविटी कर रहे हो जिससे पैसा आ रहा है, इकोनॉमिक ऑर्डर में है, तभी हम उसे बिजनेस कहेंगे, अदरवाइज हम उसे बिजनेस नहीं कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई चीज गुड्स प्रोड्यूस तो कर रहे हो बट उसे आप पैसे में नहीं बेच रहे, ऐसे ही दान के रूप में किसी को फ्री में दे दिया या कोई गिफ्ट दे दिया, वो आपके बिजनेस में नहीं आएगा। जब तक आप उसे पैसे के बदले अपने कंज्यूमर को बेच नहीं दोगे, तब तक वो एक्टिविटी बिजनेस के अंडर काउंट नहीं होगी। अगला है हमारा एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। बिजनेस के लिए गुड्स और सर्विसेज का एक्सचेंज होना जरूरी है। इसका मतलब ये है कि अगर कोई इंडिविजुअल कोई चीज परचेज कर रहा है या कोई सर्विस ले रहा है अपने पर्सनल यूज के लिए, हम उसे बिजनेस नहीं कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, इन्होंने दिया हुआ है, अगर एक शॉपकीपर कुछ मटेरियल परचेज करता है अपने डोमेस्टिक यूज के लिए तो हम उसे बिजनेस नहीं कहेंगे, लेकिन अगर वो सेम मटेरियल और कहीं बेचने के लिए ले रहा है तो उसे हम कहेंगे बिजनेस। अब जैसे कोई एक ओनर है, वो व्हीकल जो है वो डोमेस्टिक, मतलब अपने घर के लिए, पर्सनल यूज के लिए यूज कर रहा है तो उसे बिजनेस नहीं कहेंगे। लेकिन अगर कोई ओनर अपना व्हीकल ट्रांसपोर्ट में यूज कर रहा है, मतलब वो कोई भी सामान एक जगह से दूसरी जगह पर डिलीवर करता है और उसके बदले में पैसा चार्ज करता है, तब हम उसे बिजनेस बोलेंगे। क्लियर? तो मतलब गुड्स और सर्विसेज का एक्सचेंज होना जरूरी है। आप पर्सनल यूज के लिए अगर कुछ ले रहे हो तो वो बिजनेस नहीं है। इसका आप एक बहुत अच्छा एग्जांपल और भी लिख सकते हो। अगर किसी पर्सन की फर्नीचर की दुकान है तो जब वो फर्नीचर बनाकर किसी को बेच रहा है तो वो बिजनेस है, लेकिन अगर वो बनाकर अपने ही घर में या अपनी ही दुकान में बैठने के लिए यूज कर रहा है तो वो बिजनेस नहीं है, क्योंकि उसमें गुड्स और सर्विस एक्सचेंज नहीं हुए, आपने उसको खुद ही यूज कर लिया। क्लियर? नेक्स्ट वी हैव इट्स थर्ड कैरेक्टरिस्टिक, दैट इज रेगुलरिटी इन डीलिंग। रेगुलरिटी इन डीलिंग का मतलब क्या है? रियलिटी में बिजनेस जो है वो एक ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी है जो रेगुलर बेसिस पर करी जाती है, बट इफ द एक्टिविटी इज नॉट रेगुलर बट इंटरमिटेंट इट डज नॉट कम अंडर बिजनेस। अगर कोई ऐसी एक्टिविटी है जो रेगुलर नहीं है बट कभी कभार होती है तो हम उसे बिजनेस नहीं कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, एक पर्सन है जिसने अपनी पुरानी स्कूटर बेची और नई स्कूटर परचेज कर ली। यहाँ पर परचेज और सेल तो हुआ है, लेकिन क्या इस एग्जाम्पल में मेंशन है कि वो जो पर्सन था उसकी दुकान थी स्कूटर बेचने की? नहीं ना। मतलब कि उसने कभी अपने लिए स्कूटर खरीदा था कई साल पहले, अब वो पुराना हो गया, उसने वो स्कूटर बेचा और नया खरीद लिया। अब जो डीलिंग हुई है, परचेज सेल हुआ है, वो हर रोज नहीं हो रहा। वो पर्सन डेली स्कूटर नहीं बेच रहा है या वो डेली स्कूटर खरीद नहीं रहा है। तो जब तक कोई भी एक्टिविटी डेली डेली नहीं होगी तब तक हम उसे बिजनेस नहीं कह सकते हैं। अब अगर ये कह देते कि एक पर्सन है, उसका स्कूटर का शोरूम है, वो बल्क में स्कूटर खरीदता है और अब कंज्यूमर्स को बेचता है, तब हम उसे बिजनेस बोल सकते थे। नेक्स्ट वी हैव प्रॉफिट मोटिव।
इन ऑर्डर टू कंसीडर एनी परचेज सेल एज बिजनेस, किसी भी खरीद और बेच यानी परचेज और सेल को अगर हमें बिजनेस कहना है तो उसका मोटिव प्रॉफिट अर्न करना होना चाहिए। लेकिन कई बार क्या होता है, हम एफर्ट्स तो करते हैं कि हमें प्रॉफिट मिल जाए, लेकिन प्रॉफिट आने की बजाय, फायदा होने की बजाय हमें लॉस हो जाता है। तो हम ये नहीं कह सकते, इट कैन नॉट बी सैड दैट इन केस ऑफ लॉस इट विल नॉट बी कंसीडर्ड बिजनेस। अगर लॉस हो गया तो हम ये नहीं कह सकते कि बिजनेस नहीं था, किया तो बिजनेस ही था बट प्रॉफिट की जगह लॉस हो गया। बट पॉइंट सिर्फ इतना है कि आपका मोटिव, आपका मेन मकसद जो है वो प्रॉफिट अर्न करना होना चाहिए। अब रियलिटी कुछ भी हो सकती है बट आपका मोटिव प्रॉफिट अर्न करना होना चाहिए, भले ही उसका रिजल्ट कुछ भी आए। क्लियर? नेक्स्ट, एलिमेंट ऑफ रिस्क। बिजनेस बेड ऑफ रोजेज नहीं है। बेड ऑफ रोजेज मतलब इतना आसान नहीं है, सॉफ्ट नहीं है कि आप लोग बिजनेस में घुस गए, फटाफट से आपने प्रॉफिट अर्न करना शुरू कर दिया। नो, इट इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस। आपको हर कदम पे बहुत सारी मुश्किलें आएंगी, कई बार प्रॉब्लम्स भी आएंगी, कई बार लॉस भी होगा, छोटी सी मिस्टेक भी आपके लिए बड़ी मिस्टेक हो सकती है। कई बार आपको लगेगा कि आपको बहुत इश्यूज आ रहे हैं, बहुत प्रॉब्लम्स आ रही हैं, आपके पास कोई सॉल्यूशन नहीं है, जिसकी वजह से आपका पूरा का पूरा बिजनेस खराब हो गया है। तो प्रॉफिट और लॉस गो हैंड इन बिजनेस लाइक अप एंड डाउन्स ऑफ लाइफ। जिस तरीके से हमारी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, उसी तरीके से बिजनेस में भी अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। अगर किसी को काम को करने में कोई रिस्क ही नहीं है, काम को करने का मजा ही क्या है ना? तो बिजनेस भी क्या है, इसके अंदर एलिमेंट ऑफ रिस्क होता है। क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। In order to make things more useful for society, their utility is enhanced by the efforts of the businessman. अपनी सोसाइटी के लिए चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा यूजफुल बनाने के लिए, उनकी यूटिलिटी को बढ़ाने के लिए बिजनेसमैन बहुत सारे एफर्ट्स करता है। अगर हम इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो यूटिलिटी अलग अलग तरीके से बढ़ाई जा सकती है, लाइक यूटिलिटी ऑफ प्लेस, फॉर्म, टाइम एंड ओनरशिप। अब आप सोच रहे होगे यूटिलिटी ऑफ प्लेस, फॉर्म, टाइम, ओनरशिप ये क्या है? तो यूटिलिटी ऑफ प्लेस आप कैसे क्रिएट कर सकते हो? गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जा करके, मतलब प्रोडक्शन के प्लेस से कंजम्पशन के प्लेस तक लेके जा सकते हो। यूटिलिटी ऑफ फॉर्म क्या है? इज क्रिएटेड बाय चेंजिंग देयर साइज और फॉर्म, कि उसका साइज चेंज कर दिया, उसका फॉर्म चेंज कर दिया, है ना? यूटिलिटी ऑफ टाइम, आप अपने गुड्स को प्रॉपर तरीके से स्टोर कर सकते हो गोडाउन्स में, ताकि जो है हम उसे फ्यूचर में भी यूज कर पाए। यूटिलिटी ऑफ ओनरशिप कैसे कर सकते हो? ओनर चेंज, मतलब यूटिलिटी ऑफ ओनरशिप लाइक ओनरशिप चेंज कर दो, पहले ओनर आप थे, जब वो चीज बिक गई तो ओनर कंज्यूमर हो गया, और परचेज और सेल करके आप यूटिलिटी ऑफ ओनरशिप भी कर सकते हो। तो आपको यूटिलिटी क्रिएट करनी है, यूसेज क्रिएट करना है हर एक अलग अलग चीज का। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा। बिजनेस के लास्ट कैरेक्टरिस्टिक है हमारे पास कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन। बिजनेस का एम क्या होता है? प्रॉफिट अर्न करना होता है, लेकिन बट एट द सेम टाइम कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है। जब तक आपका कंज्यूमर आपके प्रोडक्ट से सेटिस्फाई ही नहीं है, तब तक आप प्रॉफिट कमाने के बारे में सोच भी नहीं सकते। अगर आपने कोई चीज़ न्यू मार्केट में आप लेके आए हो, कुछ आपने नया प्रोडक्शन किया है, आप उसको मार्केट में लेके आए हो, लेकिन वो एक ऐसी आइटम है जिसकी कंज्यूमर को नीड ही नहीं है, वो डिमांड ही नहीं कर रहा, उसको परचेज ही नहीं कर रहा, तब तक आप अपने प्रॉफिट के बारे में कैसे सोच सकते हो? और अगर मान लो, चलो किसी तरीके से एक बार आपका जो भी आप ने प्रोड्यूस किया था वो बिक भी गया, कंज्यूमर ने परचेज भी कर लिया आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, चेक करके देखें कि कैसा होता है, लेकिन अगर उससे कंज्यूमर सेटिस्फाई ही नहीं हुआ, तो क्या अगली बार वो आपका प्रोडक्ट खरीदेगा? बिल्कुल भी नहीं खरीदेगा। तो इससे क्या होगा? आपका प्रॉफिट होगा ही नहीं, आपका बिजनेस चलेगा ही नहीं। तो इसीलिए प्रॉफिट के साथ साथ हमें कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन भी हमारे लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है, और उसी पर ही हमारे बिजनेस का एक्सपेंशन, यानी कि हम अपना बिजनेस बढ़ा सकते हैं अगर हमारा कंज्यूमर सेटिस्फाई होता है।
कंज्यूमर सेटिस्फाई है, वो डिमांड करेगा तो ज़्यादा प्रोडक्शन होगी, ज़्यादा प्रोडक्शन होगी तो ज़्यादा सेल भी होगी, ज़्यादा सेल होगी तो ज़्यादा पैसे आएंगे, और ज़्यादा पैसे आएंगे तो हमारा बिजनेस एक्सपैंड होगा, बढ़ता चला जाएगा। तो बिजनेसमैन को ऐसी गुड्स और सर्विसेज अवेलेबल करवानी चाहिए जिसकी डिमांड कस्टमर बार बार कर रहा है। तो आई होप आप सबको क्लियर होगा जो भी आज हमने डिस्कस किया है। अगर किसी को कोई भी डाउट आता है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।